मैडम जी, बेल मिल जाती तो बड़ी मेहरबानी होती मैडम जी। मैडम जी देखिए, आज तो आपका हैप्पी बर्थडे भी है। दिन की शुरुआत में किसी का भला कर दीजिए, दुआएं मिलेंगी जी। देखो वो सब तो ठीक है, पर मैं आज बेल नहीं दूंगी। हाँ, पहले पुलिस को इन्वेस्टिगेट करने दो, फिर देख लेंगे। प्लीज मैम। हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉबर्स और मैं हूं अनुभव गुप्ता। और आज की वीडियो के अंदर यार मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्रिमिनल लॉ का बताने वाला हूं, वो है बेल की प्रोविजंस। तो थंबनेल देख के जैसे कि यार आपको पता लग गया होगा, आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि बेल कब मिल सकती है, कब बेल नहीं मिल सकती है। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। सो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर मैं बेल के बारे में बात करूं तो बेल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है किसी भी क्रिमिनल ट्रायल का या किसी भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स का। और आर्टिकल 21 और आर्टिकल 22 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर भी ये इंश्राइंड है कि किसी की पर्सनल लिबर्टी आप ऐसे नहीं ले सकते, यानी कि किसी को जबरदस्ती ऐसे जेल में नहीं रख सकते। ठीक है, तो बेल का जो रूल होता है, बेल या जेल, तो इसके लिए हमें ये जानने की जरूरत है कि जो हमारा क्रिमिनल प्रोसीजर कोड होता है यानी कि सीआरपीसी, इसकी कौन सी ऐसी प्रोविजंस है जो डील करती है बेल के रिलेटेड। तो इसके लिए फ्रेंड्स सबसे पहले हमें जानने की जरूरत है कि कौन सा ऑफेंस बेलेबल है और कौन सा ऑफेंस बेलेबल नहीं है। तो सेक्शन 2A जो सीआरपीसी का है वो ये बताता है कि जो भी ऑफेंसेस बेलेबल बताए गए हैं बाय लॉ वो बेलेबल है और बाकी सारे जो ऑफेंसेस हैं वो नॉन बेलेबल है। तो इससे ज्यादा कुछ पता लगता नहीं है। अगर मैं आपको सिंपल भाषा के अंदर बताऊं तो बेलेबल ऑफेंसेस वो होते हैं जिसमें जो सजा होती है 3 साल से ज्यादा की नहीं होती, या सिर्फ फाइन होता है या फाइन के साथ सजा ही होती है। तो यानी कि इसके अलावा जो भी ऑफेंसेस होंगे वो नॉन बेलेबल माने जाएंगे। तो फ्रेंड्स, अगर मैं बेलेबल ऑफेंसेस के कुछ एग्जांपल्स के बारे में बात करूं तो बेलेबल ऑफेंसेस कौन से होंगे। फॉर एग्जांपल, अगर मैं बोलूं हर्ट का ऑफेंस, अगर सिंपल हर्ट का ऑफेंस है तो वो एक बेलेबल ऑफेंस है। या फिर फॉल्स, अगर आप एफिडेविट या फॉल्स एविडेंस कोर्ट के अंदर दे रहे हो तो वो एक बेलेबल ऑफेंस है। या 304A डेथ ड्यू टू रैश या एंड नेग्लिजेंट एक्ट, ये भी एक बेलेबल ऑफेंस है। और अगर मैं नॉन बेलेबल ऑफेंसेस के बारे में बात करूं तो फॉर एग्जांपल मर्डर का, कल्पेबल होमिसाइड का, ग्रीवियस हर्ट का, एब्डक्शन का, रेप का, ये सारे नॉन बेलेबल ऑफेंसेस हैं। इसके अलावा और भी लॉज के अंदर नॉन बेलेबल ऑफेंसेस हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल एनडीपीएस एक्ट के अंदर, नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस के अंदर भी ऐसे बहुत सारे एक्ट्स और भी हैं जिसके अंदर ऑफेंसेस नॉन बेलेबल हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर मैं बेल के बारे में बात करूं तो बेल के लिए सबसे पहले हमें सेक्शन 436 ऑफ द सीआरपीसी पता होना चाहिए। सेक्शन 436 ऑफ द सीआरपीसी बेलेबल ऑफेंसेस के बारे में बात करता है, यानी कि अगर किसी पर्सन को अरेस्ट किया जाता है बेलेबल ऑफेंस के अंदर और वो पुलिस स्टेशन में होता है या वो मैजिस्ट्रेट के सामने होता है, तो एक कंपल्शन होती है, बिल्कुल 100% कंपल्शन होती है पुलिस के ऊपर भी और मैजिस्ट्रेट के ऊपर भी कि उसको बेल देनी ही देनी है। उसको ऐसा नहीं है कि जबरदस्ती जेल में डाल दिया जाएगा। ठीक है, तो उससे बेल बॉन्ड भरवा के, श्योरिटी लेके और उसको बेल देनी पड़ेगी। लेकिन अब बात करते हैं नॉन बेलेबल ऑफेंसेस की। अब जो नॉन बेलेबल ऑफेंसेस है, तो क्या नॉन बेलेबल ऑफेंसेस के अंदर बेल नहीं हो सकती है? अब इसके ऊपर आने से पहले हमें दो चीजें जानने की जरूरत है। सेक्शन 57 जो सीआरपीसी का है वो कहता है कि पुलिस को जो इन्वेस्टिगेशन होती है वो 24 घंटे के अंदर ही खत्म करनी होती है। लेकिन अगर पुलिस 24 घंटे में इन्वेस्टिगेशन नहीं खत्म कर पाती है तो उसके लिए फिर हमारे पास एक और सेक्शन है, वो है सेक्शन 167। अब सेक्शन 167 ये कहता है कि पुलिस के पास 90 डेज का टाइम है, ठीक है, चार्जशीट फाइल करने का और इन्वेस्टिगेशन करने का। अगर वो ऑफेंस होता है जिसके अंदर डेथ पनिशमेंट मिल सकती है, लाइफ इंप्रिजनमेंट मिल सकती है या मिनिमम 10 साल की सजा है, इसके अलावा कोई ऑफेंसेस है तो पुलिस के पास 60 डेज का टाइम होता है। अगर इसके अंदर पुलिस चार्जशीट फाइल और इन्वेस्टिगेशन खत्म नहीं कर पाती है तो वो एक ग्राउंड बेल का बन जाता है। तो सेक्शन 437 जो सीआरपीसी का है वो ये बताता है कि कोर्ट के पास एक डिस्क्रिशन होती है। अब कोर्ट के ऊपर कोई कंपल्शन नहीं है कि वो आपको बेल देगा या नहीं देगा। अगर आप कोर्ट को सेटिस्फाई कर देते हो और कोर्ट कन्विंस हो जाता है कि आपको बेल दे देनी चाहिए तो कोर्ट आपको बेल दे देगा। लेकिन अगर कोई पर्सन पहले से ऑलरेडी कन्विक्टेड है किसी डेथ सेंटेंस के अंदर या लाइफ इंप्रिजनमेंट के सेंटेंस के अंदर या कोई और पास्ट कन्विक्शन भी हुई रखी है उसकी,
तो शायद उसको बेल इजीली ना मिले और शायद ना ही मिले। और कोर्ट जब बेल दे रहा होगा 437 के अंदर नॉन बेलेबल ऑफेंसेस के अंदर, तो वो कंडीशंस पुट कर सकता है पर्सन के ऊपर कि उसको रेगुलरली कोर्ट को और प्रोसीडिंग्स को अटेंड करना पड़ेगा, वो किसी भी पर्सन को या किसी भी विटनेस को इन्फ्लुएंस नहीं करेगा या प्रोसीडिंग्स के साथ कोई छेड़खानी नहीं करेगा, एविडेंसेस के साथ छेड़खानी नहीं करेगा, या जिस चीज के लिए उसको बेल मिल रही है वैसा ही ऑफेंस वो दोबारा नहीं करेगा। इसके अलावा भी कोर्ट चाहे तो इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस वो कोई और कंडीशन भी एक्यूज्ड के ऊपर लगा सकता है जिसको बेल चाहिए होती है। ठीक है, तो इसके अंदर जो और कंडीशंस हो सकती है बेल के लिए वो ये हो सकती है कि आप कहीं भी इंडिया से छोड़ के जाओगे तो आपको परमिशन लेनी पड़ेगी, या कोई और भी कंडीशन कोर्ट लगा सकता है। तो ये थे नॉन बेलेबल ऑफेंसेस के अंदर बेल की कंडीशंस और रिक्वायरमेंट्स क्या होती है। अब इसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन के ऊपर चलते हैं जो, और एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर चलते हैं जो सीआरपीसी के अंदर आया है, जो है एंटीसिपेटरी बेल का, जिसको हम अग्रिम जमानत भी कहते हैं। अब एंटीसिपेटरी बेल क्या होती है? अगर कोई पर्सन है उसको एक ऐसे रीजनेबल एप्रीहेंशन है कि उसके ऊपर कोई एक्यूजेशन लगा के और उसको अरेस्ट करवा दिया जाएगा नॉन बेलेबल ऑफेंस के अंदर, तो वो हाई कोर्ट को या सेशंस कोर्ट को अप्रोच कर सकता है और एंटीसिपेटरी बेल को ले सकता है। और जब हाई कोर्ट या सेशंस कोर्ट उसको एंटीसिपेटरी बेल दे रहा है तो हाई कोर्ट और सेशंस कोर्ट उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगा सकता है कि मान लो पुलिस आपको कभी इंटेरोगेशन के लिए बुलाए तो आपको अवेलेबल होना पड़ेगा, आप किसी भी तरीके से इन्वेस्टिगेशन को हैम्पर नहीं करोगे या एविडेंसेस को डिस्ट्रॉय नहीं करोगे या एविडेंसेस के साथ कोई छेड़खानी नहीं करोगे। इसके अलावा इंडिया भी आप छोड़ के जाओगे तो आपको पहले परमिशन लेनी पड़ेगी, उसके बिना आप छोड़ के नहीं जा सकते, या कोई और भी कंडीशन जो 437 के अंदर कोर्ट लगा सकता था, उसी तरह हाई कोर्ट और सेशंस कोर्ट भी 438 के अंदर एंटीसिपेटरी बेल के अंदर आपके ऊपर या एक्यूज्ड के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है सेक्शन 439। सेक्शन 439 हाई कोर्ट को और सेशंस कोर्ट को एक्सक्लूसिव पावर देता है बेल के लिए। तो हाई कोर्ट और सेशंस कोर्ट के पास कुछ एक्सक्लूसिव पावर होती है बेल के अंदर, और वो लोअर कोर्ट के ऑर्डर्स को मॉडिफाई भी कर सकते हैं। अगर लोअर कोर्ट ने किसी को बेल पे छोड़ा है तो उसको वापस कस्टडी में डाल सकते हैं, और अगर लोअर कोर्ट ने किसी की बेल रिजेक्ट करी है तो सेशंस कोर्ट और हाई कोर्ट उसकी बेल को दोबारा एक्सेप्ट कर सकते हैं और उसको बेल दे सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि मान लीजिए बेल कैसे ली जाए। अगर कोई पर्सन जेल के अंदर है या किसी पे प्रोसीडिंग्स हो रही है तो बेल कैसे ली जाए, तो इसके लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि आप बहुत ही अच्छा कोई वकील हायर करें जो एक नॉलेजेबल और एक्सपीरियंस पर्सन हो। इसके अलावा जो भी एफआईआर हुई है उसके अंदर मैक्सिमम जो हैं आपको शॉर्टकमिंग्स और मैक्सिमम डिफेक्ट्स निकालने चाहिए, और इसके लिए आपको अपनी काउंसिल की हेल्प लेनी चाहिए ताकि आपके पास एक ग्राउंड हो कि आपको बेल मिलनी चाहिए। उसके अलावा आपको कोर्ट को ये कन्विंस करना पड़ेगा कि आप किसी भी तरीके से इन्वेस्टिगेशन के साथ छेड़खानी नहीं करोगे, आप भागोगे नहीं, आप किसी भी तरीके से जो विटनेसेस हैं उनको इन्फ्लुएंस नहीं करोगे। अगर ये सारी चीजें आप कर लेते हो और कोर्ट का मूड होता है और कोर्ट कन्विंस हो जाता है तो कोर्ट आपको बेल दे देगा। लेकिन मान लीजिए आपको किसी की बेल अपोज करनी हो, आपने किसी के अगेंस्ट मुकदमा करा हुआ है या केस करा हुआ है और उसकी बेल को आपको अपोज करना हो, तो उसके लिए क्या हो सकता है? उसके लिए आपको कोर्ट के अंदर कैविएट लगानी पड़ेगी। अगर नोटिस नहीं आता तो आपको पहले ही कैविएट लगानी पड़ेगी, और कोर्ट में जाके आपको कोर्ट को कन्विंस करना पड़ेगा कि ये पर्सन के एंटीसीडेंट्स अच्छे नहीं है, या ये इन्वेस्टिगेशन को हैम्पर कर सकता है, या इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर से कोल्यूड कर गया है, या ये इंडिया छोड़ के भाग सकता है, या मेरी लाइफ को थ्रेट है। तो ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट ग्राउंड्स है जिसके बेसिस के ऊपर जो बेल है, बेल एप्लीकेशन है, इसको अपोज भी करा जा सकता है। तो फ्रेंड्स ये थे कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शन और लॉज बेल को लेके। आई होप अब आपको ये क्लियर हो गया होगा कि वैसे जो इंडिया की जूरिस्प्रूडेंस का रूल होता है वो होता है बेल नॉट जेल। तो अब ये रूल भी आपको क्लियर हो गया होगा कि बेलेबल ऑफेंस के अंदर कैसे बेल होती है, नॉन बेलेबल ऑफेंस के अंदर कैसे बेल होती है, एंटीसिपेटरी बेल क्या होती है, हाई कोर्ट सेशंस कोर्ट की पावर क्या होती है, बेल एप्लीकेशन अगर लगाते हैं तो बेल कैसे मिल सकती है, और बेल एप्लीकेशन आपने किसी और ने लगाई है और आपको अपोज करना है तो वो किस ग्राउंड्स के ऊपर आप अपोज कर सकते हो। सो ये वीडियो पसंद आई हो तो यार लाइक जरूर कर देना। नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर आप अपने सजेशंस भी मेंशन कर सकते हो। सो थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस।